स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स और 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप भी चाहते हो ना कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है मैं कुछ इस कदर लिखूं साइंस की कॉपी को कि मेरे 70 आउट ऑफ 70 नंबर आए, मतलब कि आपको कुछ ये लगता है कि ना अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप ये चाहते हो कि कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिस वीडियो को देख करके मुझे सब कुछ पता चल सके कि मुझे विज्ञान में क्या करना है और मुझे विज्ञान की कॉपी कैसे लिखनी है, विज्ञान का पेपर कैसा आता है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं दो तरीके। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन पेपर को मैंने समझा दिया है, हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि 20 नंबर वाले जो MCQ आपके पेपर में आते हैं वो कहां कहां किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ प्यारे साथी मैंने आपको समझाया है कि जो आपके पेपर में वर्णनात्मक क्वेश्चंस आते हैं, जो 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको अपनी कॉपी में लिखने पड़ते हैं। तो कॉपी में आपको किस तरीके से लिखना है यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बहुत अच्छे से मैंने इस पूरी क्लास को समझा दिया है, बस इस पूरी क्लास को आप लोग देख लीजिए और साइंस का पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको F24 क्लासेस पर देखने को मिल। हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। तो यार कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बोर्ड एग्जाम के तहत कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो प्यारे साथी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपके हितेश भैया हैं तब तक आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्यारे साथी आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 साइंस का यानी कह लो विज्ञान का एकदम वायरल पेपर लेकर के आया हूं और साथ ही मैं आपको इसी वीडियो में कॉपी भी लेकर के आया हूं कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है प्यारे साथी वह आपको कैसे लिखनी है। तो आज की यह वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आप लोग विज्ञान में सब कुछ सीखने वाले हो कि आपको विज्ञान में क्या क्या तैयार करना है, हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, हमको बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस साइंस में कैसे लाना है। तो आज की ये वीडियो देख लेना, गारंटी है आप लोग जितना भी नंबर लाना चाहते हो उससे ज़्यादा ही लेकर के आओगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को पूरा देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कह सकते हो ये पेपर नहीं पढ़ा है आप उनसे आगे निकल जाओगे, है ना। तो क्लास को पूरा देख लेना और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोस आपको डेली बाय डेली मिलती रहे। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करता हूं तो देखो आपको पेपर में सबसे पहले MCQ टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो इसके बाद आपको पेपर में क्या होगा कि वर्णनात्मक टाइप क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जो वर्णनात्मक टाइप क्वेश्चंस होते हैं प्यारे साथी वो आपको 50 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं करने के लिए। यहाँ पर आपको मतलब कह लो कि आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर वाले क्वेश्चन, तो हर एक प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कराऊंगा कि इस पेपर के जितने भी आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और इसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको साथ ही साथ कॉपी भी दिखाता चलूंगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिख के आनी है वह भी आपको पता चल सके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमारे सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे और आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करके प्यारे साथी जरूर जाने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस पेपर के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की। जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं वह सारे के सारे आपके 2026 में 100% आने वाले क्वेश्चंस हैं भाई, ठीक है। 100% आने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूँ कि ये हर बार आपके पेपर में आता है तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा रासायनिक अभिक्रिया से लिया गया प्रश्न है, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि FeCl3 जब H2O से अभिक्रिया करता है, ठीक है, साथ ही साथ यहां पर Y एक और हमारा एक तत्व होता है। तो एक ये तत्व हो गया, एक ये तत्व हो गया और एक ये तत्व हो गया। तीनों के तीनों तत्व आपस में जब अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो इसके फलस्वरूप FeCl2 बनता है, H2SO4 बनता है और आपका HCl बनता है। तो ये तीनों ही चीज़ यानी ये तीनों ही तत्व आपस में अभिक्रिया करके ये 3 तत्वों का निर्माण कर रहे हैं। प्यारे साथी आपको यहाँ पर यह बताना है कि ये जो हमारा Y है यहाँ पर हमारा कौन सा तत्व होगा। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आप लोगों का SO2 होगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ ये क्यों सही होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझ लो ताकि आपको डाउट ना लगे कि ये क्यों सही होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर अगर आप जब देख रहे थे ये तीनों के तीनों अभिकारक मिल करके ये 3 उत्पाद बना रहे थे, वहीं अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिल रहा है H2SO4। यहां पर क्या मिल रहा है? H2SO4 मिल रहा है।
अब आपको ये दिमाग लगाना है कि ये जो SO4 हमको प्राप्त हो रहा है, ये जो हमको SO4 प्राप्त हो रहा है, ये SO4 आया कहाँ से? क्योंकि यहाँ पर तो केवल और केवल H2O दे रखा है, FeCl3 दे रखा है, कहीं पर S तो नहीं दे रखा ना, तो ये सल्फर आया कहाँ से? तो आपको कुछ नहीं करना, इस Y के स्थान पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 लगा देना है और बस इतना ही कर देने के बाद में पूरी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इसके तहत आपका ये आंसर नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं प्यारे साथी, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है। अगर मैं बात करता हूं प्रबल क्षार की, तो यहां पर देखो सबसे पहले राइट आंसर अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा KOH। तो जो हमारा KOH है इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो इस बात को आप याद कर लेना ताकि आपको छोटी से छोटी चीज़ें पता चल सके। ठीक है, तो हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है प्यारे साथी, ये आपका एक प्रबल क्षार होता है। तो इसको भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है प्यारे साथी वह कैसा होता है। तो अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करता हूँ, इसके जलीय विलयन की बात करता हूँ, तो इसका जो जलीय विलयन होता है स्टूडेंट्स वह होता है अम्लीय। कैसा होता है? तो इसका जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। और अभी मैंने आपको बताया था सल्फर डाइऑक्साइड से ऊपर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग SO2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि SO2 जो हमारा होता है SO2, इसका जो विलयन होता है ये कैसा होता है। तो आपको लगा देना है टिक अम्लीय पर कि इसका जो विलयन होता है प्यारे साथी वह अम्लीय होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर कह रहा है कि बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी धातु होती है प्यारे साथी जो ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर साथी बताना है कि ऐसी हमारी कौन सी धातु होती है जो कि ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और हम लोगों को हाइड्रोजन गैस बना करके देती है। तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूँ तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का के, यानी सेकंड नंबर आंसर के हो जाएगा। और के को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम। के को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो के को हम लोग पोटेशियम बोलते हैं। हमेशा याद रखना जो पोटेशियम होता है और हमारी जो धातु होती है कह लो सोडियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ही धातुएं जो होती हैं स्टूडेंट्स, आपको हमेशा याद रखना है कि ये ठंडे जल के साथ में हमेशा अभिक्रिया करके आप लोगों का कह सकते हो कि ये जो होते हैं क्या देती हैं? हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस निकालती हैं बाहर। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। मेक श्योर आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सभी का मतलब मेरा सभी से निवेदन है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस बार आपके लिए, क्योंकि आपको मुझे 95% इस बार दिलाना है किसी भी हालत में। ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर मैं अपने प्रश्न नंबर 5 की बात करता हूं तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है प्यारे साथी, आपको बताना है कि प्रोपेन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं प्रोपेन की बात करता हूं तो देखिए प्रोपेन जो होता है प्रोप प्लस एन में टूटता है। प्रोप प्लस एन। प्रोप की अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं प्रोप की बात करता हूं तो यहां पर आपके होते हैं 3 कार्बन। यहां पर क्या होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। एन की बात करता हूं स्टूडेंट्स तो आप सभी को पता है कि यहां पर हमारा एन आता है। जब भी कभी एन का मतलब होता है हमारा कि यहां पर हमारा जो कार्बन है, ठीक है, यहां पर जो हमारे कार्बन है प्यारे साथी वह हमारे कितने हैं? सिंगल हैं, सिंगल कार्बन है। ठीक है, तो प्रोपेन का रासायनिक फार्मूला मेरे साथी प्यारे साथी आपका हो जाएगा यहां से C3H8। यहां से हो जाएगा रासायनिक सूत्र C3H8। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं और आपको टिक लगवाता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो C3H8 हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि C2H6 हमारा जो C2H6 है, कह रहा है क्वेश्चन में कि ये हमारा इसका IUPAC नाम क्या होगा। मतलब इसके IUPAC नेम की बात कर रहा है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। बड़े ही ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको कराया था कि जब हमारा प्रोपेन था तो उसका फार्मूला C3H8 था। ऐसे ही यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या प्यारे साथी 2 हो गई है, और अगर मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 6 हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूँ कि इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी,
तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला ऑप्शन एथेन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। उम्मीद है कि ये जो 6 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, है ना, ये 6 क्वेश्चंस आप बड़े ही अच्छे से नोट करे होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ तक आपने नोट किए, ये आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, मतलब कि आपकी जो रासायनिक विज्ञान होती है, ये 6 रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चंस जो होंगे आपके पेपर में आएंगे। तो 6 के 6 क्वेश्चंस आपको सही करके आने हैं। और ये मेरा दावा है कि आप 6 के 6 क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के आते हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो। ठीक है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन पेपर बहुत वायरल है, 100% ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में इस पेपर से जरूर टकराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं उपखंड खा की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ उपखंड खा की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए उपखंड खा में जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं प्यारे साथी। वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपके होंगे जीव विज्ञान के, यानी बायोलॉजी के। ठीक है, तो सारे के सारे आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन गैस जो होती है प्यारे साथी वह कहाँ से निकलती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जल से। कहाँ से निकलती है? जल से। जल हमारा होता है H2O। तो H2O में ऑक्सीजन जो होती है, तो इसी ऑक्सीजन से क्या होता है प्यारे साथी, तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी ऑक्सीजन गैस जो होती है वह निकलती है। तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। चलिए अगला नोट करिए 8 नंबर क्वेश्चन कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो जो रक्त का लाल रंग होता है स्टूडेंट्स वह होता है आप लोगों का हीमोग्लोबिन के कारण। तो राइट आंसर आप लोग फर्स्ट को बिल्कुल सही टिक लगा लेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, हमारे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, नोट करिए सारे के सारे क्वेश्चंस और पेपर से पहले एक बार तैयार जरूर कर लेना। हाँ, एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं तो उतना ही आपके लिए बहुत है ना। चलिए, केवल जल में घुलनशील होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ केवल जल में क्या घुलनशील होता है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए विटामिन ए दे रखा है, विटामिन डी दे रखा है, विटामिन के दे रखा है और आपका विटामिन सी दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो हमारा जल में घुलनशील होता है, तो हमारा जो विटामिन सी होता है प्यारे साथी ये आपका जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 4 को आप बिल्कुल सही टिक लगा लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ हार्मोन की, तो हार्मोन एक तरीके से आप लोगों को क्या कह सकते हो कि ये प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही बिल्कुल सही कर लोगे। ठीक है, तो हार्मोन हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि हार्मोन हमारा एक तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को और इसके बाद मैं बात करता हूं आगे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन जो नामक हार्मोन होता है प्यारे साथी ये कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर 4 अग्नाशय बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये हमारा अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 नोट करिए कि निषेचन के बाद में पुष्प का कौन सा भाग होता है जो फल में बदल जाता है। तो सबसे पहले कह रहा है निषेचन के बाद में पुष्प का भाग, किसकी बात कर रहा है? पुष्प की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपके चाहे पुष्प हो या फिर मादा हो, चाहे मादा हो चाहे वह आपका पुष्प हो। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि ऐसा कौन सा भाग होता है पुष्प में जो कि कह सकते हो कि कौन सा भाग होता है जो कि फल में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो पुष्प का कौन सा भाग होता है जो फल में बदल जाता है, तो हमारा जो होता है पुमंग। ठीक है, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पुमंग। ठीक है, पुष्प का एक भाग होता है पुमंग। ठीक है, तो पुमंग जो भाग होता है प्यारे साथी वह कह सकते हो कि आप लोग वह जो होता है फल में बदल जाता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपके कुछ नहीं दे रखे हैं, तो आप लोग वर्तिका को काट करके आप लोग यहाँ पर पुमंग कर लो सबसे पहले। ठीक है, और इसके बाद में क्या करो, इसको आप लोग बिल्कुल सही टिक लगा लो। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन नोट करिए कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। तो जो पुष्प का नर भाग होता है अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं कह सकते हो कि उसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है।
तो चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस की। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन के बाद में पुष्प का कौन सा भाग होता है जो कि फल में बदल जाता है। तो हमेशा याद रखना, चाहे मादा की बात हो चाहे पुष्प की बात हो, मतलब चाहे पुष्प की बात हो रही हो या फिर किसी मादा की बात हो रही हो, तो हमेशा याद रखना कि जो भी भाग फल में बदल जाता है वह हमारा अंडाशय होता है। तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सेकंड का मतलब सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और हमेशा आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न नंबर 13 है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। तो प्यारे साथी, पुष्प के नर भाग को कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ठीक है, तो ये दो ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से याद करके रख लोगे। ठीक है, और उम्मीद है यहाँ तक कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से नोट किए होंगे और यहाँ तक कि आपकी समाप्त होते हैं जीव विज्ञान के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के आएंगे, 6 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के आएंगे और लगभग 7 क्वेश्चन मेरे हिसाब से फिजिक्स के आएंगे, 6 क्वेश्चंस आपके आएंगे केमिस्ट्री के और 7 क्वेश्चंस आपके आएंगे बायो के। तो बायो के सारे प्रश्न हो चुके हैं समाप्त और अब मैं आपको बताने वाला हूं अगला उपखंड जो कि हमारा गा होगा। ठीक है, उपखंड गा, और उपखंड गा के जितने भी क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कह सकते हो फिजिक्स के होंगे और फिजिक्स के हर एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है क्वेश्चंस कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। मतलब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु से जो होता है बड़ा हमको प्रतिबिंब बनाना है। वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनाना है? तो वस्तु से हमेशा हमें बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, साथ ही साथ आभासी बनाना है। तो इन दो कंडीशन को याद रखना, वस्तु से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारा है प्रतिबिंब वह आभासी होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हमारी मिलनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में हमारा जो कह रहा है कि दर्पण कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर टिक लगाएंगे अवतल को। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा जो वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण हमारा ऐसा दर्पण होता है जो कि हम लोग अपने आम जीवन में कह सकते हो प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ और जितने भी आप लोग घरों में अपने शीशे देखते हो ना, शीशे को देखते हो ना, वो एक तरीके से दर्पण होता है और उस दर्पण में आप अपने चेहरे को देखते हो। तो उस चेहरे को देखने के लिए आप जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हुए हमारा समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो मैं आपको बताता हूं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है स्टूडेंट्स वह आपकी होती है अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं के साथ हम इन क्वेश्चंस को तैयार भी कर रहे होंगे। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो उम्मीद है आपने लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि जो हमारी फैमिली है वो कह सकते हो कि थोड़ी सी बड़ी हो, 1 लाख के करीब पहुँचे। अगर 1 लाख के करीब आप पहुँचाने में मदद करोगे तो भाई कर सकते हो, कुछ नहीं होता। शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को पूरा देखना है उसी के साथ में। ठीक है, स्किप कहीं नहीं करना है। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, यानी हमारे अगले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जो हमारा अभिनेत्र लेंस होता है इसकी फोकस दूरी, यानी अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है इसमें परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है पुतली द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है दृष्ट पटल द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है परितारिका द्वारा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए और अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि जो हमारी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है इसमें जो परिवर्तन किया जाता है स्टूडेंट्स वह पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो होता है ना कि आप जब कभी कोई भी चीज़ आपके सामने एकदम से जला दी जाती है ना, टॉर्च मार दी जाती है, तो आप अपनी आंखों को मतलब कि मींच लेते हैं, थोड़ा सा कह सकते हो बंद कर लेते हैं। तो वो जो बंद करने की कंडीशन जो प्रेरित करती है ना वो पक्षमाभि होती है। तो पक्षमाभि द्वारा क्या होता है कि फोकस दूरी को जो हमारे नेत्र होते हैं अभिनेत्र, ठीक है, आंखों की जो फोकस दूरी होती है उस फोकस दूरी को पक्षमाभि द्वारा कह सकते हो कि परिवर्तन किया जाता है या फिर परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन नोट करिए कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम दे रखा है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारा R बराबर में
3 ओम दे रखा है आप सभी लोगों को, ठीक है। और कह रहा है आगे, तो सेल से प्राप्त जो धारा है वह आपकी कितनी होगी, अधिकतम धारा का मान कितना होगा, मतलब कि आपको आई की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वह आपको फाइंड करनी है। सभी को एक फार्मूले के बारे में पता होगा, V बराबर होता है I इंटू आर, V बराबर आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है I, तो आप लोग I को ज्ञात करोगे तो सिंपल है एकदम, I बराबर करोगे I बराबर V बाई आर। तो विभवांतर हमारा यहाँ पर 1.5 दे रखा है, यहाँ पर देखिए 1.5 हमारा विभवांतर दे रखा है, ठीक है। अगर मैं R की बात करता हूँ प्यारे साथी तो यहाँ पर 3 दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं दशमलव को हटाना चाहता हूँ तो हटा भी सकता हूँ, वरना डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करना सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर हमारा दशमलव में है, तो जब इसको काटोगे तो 0.3 5 50 यानी 3 5 15, तो 0.5 यहाँ पर आपकी धारा निकल के आ जाएगी। I बराबर 0.5 एम्पियर धारा आपकी यहाँ से निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग लगा सकते हो ऑप्शन नंबर, कह सकते हो कि सेकेंड को 0.5 एम्पियर धारा हमारी कह सकते हो निकलेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो सबसे अधिक प्रकाश का जो वेग होता है प्यारे साथी, सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड है, ठीक है, यहाँ क्रोड कर लो। किसी विद्युत चुंबक की क्रोड को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। हमको कोई विद्युत चुंबक की कोई क्रोड बनानी है, तो उस क्रोड को बनाने में सबसे अधिक उपयुक्त जो हमारा पदार्थ होता है वह हमारा कौन सा होता है। तो आपको बिल्कुल सही आंसर लगा लेना है। इसका बिल्कुल सही आंसर आप क्या लगाओगे प्यारे साथी? तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम दे रखा है, स्टील दे रखा है, पीतल दे रखा है और आपका मुलायम लोहा। तो इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा सेकंड वाला, मुलायम लोहा। तो मुलायम लोहा का हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग विद्युत चुंबक की क्रोड को बना सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको नहीं पता था तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि आपको मोटिवेट होना है, ताकि आपको इस वजह से कि हमको ये वीडियो मिल सकी और हमको ये चैनल मिल सका। और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और डेली बेसिस पर आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। डेफिनेटली आप लोग बोर्ड एग्जाम में 85% से तो प्लस नंबर जरूर 100% लेकर के आओगे, ठीक है। मेरी ये आपकी गारंटी है ना। इस तरीके से तैयारी करा रहा हूँ तो 85% से ज़्यादा नंबर तो आप आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो वैद्युत शक्ति के अगर मैं मात्रक की बात करता हूँ तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वोल्ट, सेकंड ऑप्शन दे रखा है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है वाट और चौथा ऑप्शन दे रखा है ओम। तो वैद्युत शक्ति का अगर मैं मात्रक की बात करता हूं तो इसका जो मात्रक होता है प्यारे साथी वह होता है वाट। तो राइट ऑप्शन अब आप लोग थर्ड को बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से 20 क्वेश्चंस जो आपको पेपर में आपके देखने को मिलने वाले हैं वह 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, है ना। 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करा दिए। तो प्यारे साथी उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को आप नोट करोगे और डेली बेसिस पर इनका रिवीजन जरूर करते चलोगे, क्योंकि आपको 85% से ज़्यादा तो नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ वर्णात्मक क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आपको वर्णात्मक क्वेश्चंस कराता हूं और एक एक क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से एकदम देखिएगा और समझिएगा, नोट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपखंड का को। तो सबसे पहले जब हम उपखंड का को देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री को, ठीक है। थोड़ा समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री को और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्यारे साथी बायोलॉजी को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद फिजिक्स को, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न नोट करिए यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। 2-2 नंबर के दोनों क्वेश्चन है। 4 नंबर का ये एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब आपको इस क्वेश्चन में संक्षारण और विकृत गंधिता को बताना है कि ये क्या होती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ इनका आपको एग्जाम्पल भी दे करके बताना होगा, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ, डिफिनीशन के साथ दोनों चीज़ें कर दोगे तो 2 नंबर यहाँ 2 नंबर यहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में दोनों आंसर कैसे लिखने हैं। और अगर इस तरीके से आप कॉपी लिखोगे तो आप इजीली
80% यानी 85% से ज़्यादा आप इजीली नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि इन दोनों का आंसर आपको कैसे लिखना है। तो प्यारे साथी ये देखिए, यहाँ पर ये दो हमारे क्वेश्चंस थे जिनको मैंने क्या किया, सिंपल इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिख करके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके से पहले उपखंड बा आपको हेडिंग लगानी है। ठीक है, प्रश्न संख्या नंबर 1 डालना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न संख्या नंबर 1 है, इसके बाद में आपको डालना है प्रश्न संख्या नंबर 1 के बाद ए नंबर, जहाँ लिखना संचारण हेडिंग लगा के। इसके बाद आपको दूसरा हेडिंग लगाना है विकृत गंधिता, और संचारण और विकृत गंधिता मैंने लिख दिया है। और मैंने एक चीज़ अलग थोड़ी कर दी है कि मैंने इसके एग्जाम्पल बाद में लिखे हैं, तो आप भी चाहो तो इसके एग्जाम्पल बाद में लिख सकते हो, ऐसी कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो संचारण लिखने के बाद में इसका जस्ट इसके नीचे आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। हाँ, इस तरीके से बस लिखना, आपको क्या करना है, इस तरीके से कॉपी लिखना है। एक लाइन इधर खींच लेना, 2 लाइन इधर खींच लेना, और इस तरीके से आप लोग मार्कर वगैरह का इस्तेमाल करके अच्छी हैंड राइटिंग में आंसर को लिख के आना। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो प्यारे साथी, यहाँ पर मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये हमारा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो देखो यहाँ पर हमारी 4 अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहली अभिक्रिया ये है, दूसरी अभिक्रिया ये है, तीसरी अभिक्रिया ये है, चौथी अभिक्रिया ये है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि हमको बोर्ड एग्जाम में अभिक्रिया कैसे लिख के आनी है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये हमसे पूछते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अभिक्रिया वाले क्वेश्चंस कैसे लिखें। तो देखो आपको इस तरीके से अभिक्रिया वाले क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल से जो भी अभिक्रिया होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इसको लिख देना है। इसके बाद में एक काम और कर देना कि जो भी उसका नाम होता है, जैसे Zn लिखा है तो इसका नाम जिंक होता है, इसको लिख देना है। H2SO4 होता है तो इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट होता है, तो मैंने इसको भी लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जिंक सल्फेट को लिखेंगे ZnSO4 तो इसका भी आप नाम नीचे लिख देंगे। इससे क्या होगा पता है, इससे होगा ये जो एग्जामिनर होगा ना वो समझेगा ये टॉपर स्टूडेंट है और आपको फुल नंबर देगा, है ना। हमको तो यही चाहिए ना कि वो हमें टॉपर समझे, अगर वो टॉपर समझेगा तभी तो हमें नंबर अच्छे देगा ना। तो ऐसे ही करके आपको सारे अभिक्रिया वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं, और ये 4 क्वेश्चंस का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। पहला प्रश्न था हमारा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है दानेदार जिंक से अभिक्रिया करता है। दूसरा क्वेश्चन था कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन था कि जिंक धातु जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, तो जिंक नाइट्रेट बनता है और सिल्वर बनता है। और चौथा क्वेश्चन था कि फास्फोरस जब होता है, फास्फोरस जब ये क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो देखिए जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित होता है। तो मतलब आपको हर तरीके का यहाँ पर अभिक्रिया का क्वेश्चन दे रखा है, और 3 तो ये रहे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, तो ऐसे करके प्यारे साथी आपको सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो इसके बाद देखिए आपको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न हमारा है, टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, टोटल आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे पहला प्रश्न हमारा, सबसे पहले तो प्रश्न को ही पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि जब क्या होता है, जब देखिए क्या होता है जब, एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ये एक तरीके से रिएक्शन ही होती हैं। जैसे आपने ऊपर रिएक्शन देखी थी ना, सेम ऐसी ही ये रिएक्शन होती हैं, है ना। पर ये कभी कभी बदल के पूछ ली जाती हैं, तो वह बदल के पूछने का तरीका ये है। कह रहा है कि क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल जो होता है प्यारे साथी, जब वो निम्नलिखित के साथ में अभिक्रिया करता है। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर एक ही हमारा तत्व है, यहाँ पर हमारा एक ही यौगिक है, एक ही पदार्थ है जो कि 3 अलग अलग तत्व, 3 अलग अलग अभिकारक, 3 अलग अलग पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और आपको बताना है कि रिएक्शन होती तो क्या होता है। तो एथेनोइक अम्ल जब आपका एथेनॉल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जब एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन है कि जब एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है, हर बार ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है, और इस क्वेश्चंस का आंसर ऐसे लिखोगे। देखो सबसे पहले जब एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करता है तो आपकी जो अभिक्रिया कहलाती है प्यारे साथी, वह एस्टीकरण अभिक्रिया होती है। तो देखिए एस्टीकरण अभिक्रिया को कुछ इस तरीके से आपको लिख के आना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है एस्टीकरण अभिक्रिया। इसकी रिएक्शन आपकी ये दे रखी है, इस तरीके से आपकी इसको रिएक्शन लिख लेना है। और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस तरीके से आप लिख लो, और इसके बाद इसकी मैं रिएक्शन भी आपको दिखाता। तो इस तरीके से यहाँ तक कि आपका पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होती है ना। हालांकि इसकी रिएक्शन मैंने नहीं लिखी है, तो जब आप कोई चीज़ नहीं लिखोगे ना, तो कोई चीज़ छोड़ दोगे ना, तो एग्जामिनर उसके नंबर आपसे काट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने
रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो होपफुली जिसने ये कॉपी लिखी है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं तो उन्होंने ये कॉपी लिखी हुई है, तो उनमें से किसी ने इसका रिएक्शन नहीं लिखी हुई है तो होपफुली उसके नंबर मैं काट सकता हूँ या फिर आपके एग्जामिनर काट लेगा। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन पूरे के पूरे करके आने हैं। देखो तीसरा प्रश्न था हम लोगों का कि एथेनोइक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो उसकी रिएक्शन ये दे रखी है, ठीक है। और उसका जो डेफिनीशन है कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूरा बाकायदा अच्छे से दे रखा है ना। तो बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चंस नोट कर लेना है। ऐसे ही मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो आगे देखिए आपका यहाँ से स्टार्ट हो चुका है उपखंड खा। अब उपखंड खा में स्टूडेंट्स आपसे पूछी गई है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी सिंपल शब्दों में अगर इंग्लिश में बात करें तो बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे 4 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और इसके बाद 6 नंबर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 6 नंबर वाले क्वेश्चंस, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के कुछ सामान्य उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आपको अच्छे से एकदम हेडिंग लगानी है। उससे पहले आपको उपखंड खा लिखना है, प्रश्न संख्या 4 डालनी है, प्रतिवर्ती क्रिया हेडिंग लगानी और लिखना इस तरीके से प्रारंभ कर देना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। तो देखिए आगे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखना है और अच्छे से एकदम उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से लिखेंगे और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन था, वो था कायिक जनन किसे कहते हैं। तने द्वारा इस विधि का उदाहरण सहित अच्छे से वर्णन कीजिए। तो कायिक जनन इस तरीके से हेडिंग लगा के लिख लेना है और तने द्वारा कायिक जनन के उदाहरण आपको इस तरीके से लिख लेने हैं कुछ, ठीक है। और इस तरीके से 5वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 5वां क्वेश्चन है 6 नंबर की, स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण सहित इसको संक्षेप में समझाइए। तो अगर मैं स्वपोषी पोषण की बात करता हूं तो आपको सबसे पहले तो हेडिंग लगानी है, उससे पहले प्रश्न संख्या डाल लेना है ना। और जो भी इसके अंदर आपको लिखना है हेडिंग लगाने के बाद ही लिखना है ना। तो ये लिख लीजिए पूरा कि वह विधि जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ CO2 और H2O से अपना भोजन बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं और ऐसे पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण लिख लेना, हरे पौधे, कुछ शैवाल और कुछ जीवाणु, अच्छे से एकदम नोट कर लेना है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो प्यारे साथी इसी में देखिए एक और क्वेश्चन था 6 वाले में, 2 प्रश्न आए थे, 2 नंबर का ये क्वेश्चन, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी नंबर कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती वह क्या होती उन्हें बताइए और साथ में इसके सही उत्पाद क्या होते वह भी बताइए। तो 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो चलिए सबसे पहले स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2O होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्वपोषी पोषण के लिए कह लो आवश्यक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है इसमें आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं, दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको आंसर देना होता है। तो चलिए मैंने यहाँ पर आंसर दिया है मेंडल के अनुवांशिकता नियम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप प्रश्न संख्या 7 लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे, मेंडल ने अनुवांशिकता के 3 नियम दिए। तो वह 3 नियम कौन कौन से थे। सबसे पहला था प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो लिख लो आप अच्छे से एकदम इसको नोट कर लो, वायरल क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। नोट कर लो 100% आएगा। तो प्रभाविता का नियम नोट कर लो और इसमें इतना सारा लिख देना, ठीक है। इसके बाद दूसरा तीसरे नियम के बारे में हम बात करते हैं। तो प्यारे साथी मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, जिसमें आपको इतना लिख देना है। और इसके बाद तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, ठीक है। तो ये 3 नियम जो दिए थे प्यारे साथी वह मेंडल जी ने दिए थे, 3 नियम, ठीक है। तो तीनों नियम के बारे में अच्छे से मैंने आपको कराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है। और इसी के साथ साथ पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्र के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों के दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना, पर पेपर में एक ही करना होता है। तो इस वाले स्टूडेंट्स ने इसी क्वेश्चन को किया है, तो आप लोग भी यही पेपर में करके आना, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर उपखंड गा की। तो अगर मैं उपखंड गा की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर आपको फिजिक्स देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? फिजिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स का इंतजार कर रहे होंगे कि सर जी फिजिक्स बताइए, भैया जी फिजिक्स बताइए, क्योंकि उसमें होते हैं न्यूमेरिकल्स और हमें कैसे न्यूमेरिकल्स पेपर में करने हैं, है ना, वो हमें बताइए। कैसे कैसे डेरिवेशन करने हैं हमें वो बताइए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कॉपी दिखाता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पहला न्यूमेरिकल मैं दिखाता हूँ, पहला क्वेश्चन कह लो, माफ़ करो। पहला क्वेश्चन है 8वां नंबर की, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहा कि एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। कह रहा कि वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्यारे साथी यहाँ पर F बराबर
10 सेंटीमीटर दे दिया गया है और इस वस्तु की यानी वस्तु हमारी u बराबर आप लोगों को 20 सेंटीमीटर दे रखी है और फोकस दूरी हमारी यहाँ पर क्या होगी प्यारे साथी, धनात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी। वस्तु हमेशा निगेटिव होती है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी यानी v आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं और आपको मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ बोर्ड की कॉपी में। तो सबसे पहले लिखोगे दिए गए मानों के लिए उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी यफ धनात्मक होती है, तो इतना लिख देना है अच्छे से एकदम। और इस तरीके से वाकायदा पूरा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फोकस दूरी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी यू बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण के सूत्र से आपको ये सूत्र लगा लेना, वाकायदा एकदम बेहतरीन तरीके से आपको आंसर एकदम अच्छे से लिखना है, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे तरीके से करनी है। मेक श्योर पूरे के पूरे न्यूमेरिकल में आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं आगे क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन है कि गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है। ये थोड़ा सा डेफिनेशन वाला टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना है कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखने हैं और साथ ही साथ गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा भी आपको देनी है। तो चलिए बात करते हैं। तो वाकायदा इस तरीके से आपको सबसे पहले प्रश्न संख्या 9 डालना है, ठीक है। वाकायदा एकदम अच्छे से प्रश्न संख्या 9 डालना है, ठीक है। 9 डालने के बाद में लिखना है गोली दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो अच्छे से मैंने लिखा है कि गोली दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण लिखा, उसमें इतना कुछ लिखा, तो आपको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और इतना कुछ अवतल दर्पण में लिख लेना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये वाला भी है, ठीक है। हर साल पेपर में आता है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। चलिए बात करते हैं आगे। तो आगे अगर मैं प्रश्न संख्या 10 की बात करता हूं तो 10 नंबर में कह रहा है कि जो घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का महत्व होता है, इसको आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने परिपथ नहीं बनाया है, तो अगर आप परिपथ नहीं बनाओगे ना तो परिपथ के जितने नंबर होंगे वो आपसे काट लिए जाएंगे। क्या होंगे? काट लिए जाएंगे, ठीक है। आधा नंबर आपको दिया जाएगा। तो इसने केवल मतलब कि थ्योरेटिकल टाइप में चीज़ें लिख दी हैं, पर इसने कोई भी कह सकते हो कि परिपथ नहीं बनाया है। तो अगर आप परिपथ बनाना चाहते हो तो एक बार इस क्वेश्चन को डिटेल से यूट्यूब पर या फिर गूगल पर सर्च कर लेना और इतना लिख देने के बाद में इसका परिपथ जरूर बना लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलो आगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ खींचकर कीजिए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, आप इसको करना चाहते हो आप इसको भी कर लेना। इसके अलावा आपके पेपर में डेरिवेशन भी आपको करने के लिए दिया जाएगा, न्यूमेरिकल भी आपको करने के लिए दिया जाएगा। तो न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हो और इस तरीके का डेरिवेशन भी कर सकते हो। मेरा ओपिनियन है कि आप न्यूमेरिकल ज़्यादा करना, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने भी न्यूमेरिकल किया है 11 नंबर वाले क्वेश्चंस में। तो चलिए बात करते हैं और आपको न्यूमेरिकल दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न संख्या 11 डाल देनी है और आपको सबसे पहले वही लिख देना है कि दिए गए मानों के लिए प्रत्येक कुंडली का प्रतिरोध R बराबर 24 ओम है और विद्युत स्रोत का विभवांतर आपको V बराबर 220 वोल्ट दे रखा है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, प्रश्न को पढ़ता हूँ, कह रहा है कि किसी विद्युत भट्टी के तप्त प्लेट को 2 प्रतिरोधक कुंडलियों A और B की बनी है। मतलब कि कोई हमारी विद्युत भट्टी है जो कि 2 तप्त प्लेटों से बनी हुई है, A और B से, जिसमें कह रहा है कि जिनमें प्रत्येक का जो प्रतिरोध है वो 24 ओम दे रखा है। कह रहा है कि इन्हें पृथक श्रेणी क्रम में, मतलब अलग अलग श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम, मतलब ये श्रेणी क्रम में दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। कह रहा है कि संयोजित हैं और यदि ये भट्टी 220 वोल्टेज विद्युत स्रोत से संयोजित है प्यारे साथी, तो कह रहा है कि तीनों प्रकरणों में प्रयुक्त विद्युत धाराएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास 3 क्या कह लो, 3 हमारे पास भट्टी हैं, 3 हमारे पास भट्टी हैं। तो चलिए इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले तो इतना लिख दोगे और पूरा सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखाता। तो पूरा आंसर कुछ इस तरीके से आपको आगे सॉल्व करना है कि प्रत्येक प्रकरण में कुल प्रतिरोध और धारा कुछ इस तरीके से आपको लिख देनी है। जब कुंडली पृथक पृथक उपयोग की जाती है तो कुल प्रतिरोध एक कुंडली के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। R टोटल बराबर 24 ओम। और इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लेना और बाकायदा सबसे पहले I बराबर 9.17 एम्पियर निकल के आ गई, ठीक है। और जब कुंडली श्रेणी क्रम में संयोजित होती है तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले प्रतिरोध निकाल लेना है। देखिए सबसे पहले तो जब कुंडली जो होती है प्यारे साथी, जब वो हमारी अलग अलग होती है, ठीक है, तो I बराबर हमारी धारा इतनी निकली, प्रतिरोध हमारा 24 ओम दे रखा था, तो धारा हमारी इतनी निकलेगी। जब कुंडली हमारी श्रेणी क्रम में संयोजित है, मतलब कि श्रेणी क्रम में, मतलब लाइन में, मतलब कि एक इधर है तो एक इधर है,
तो जब श्रेणी क्रम में संयोजित है तो सबसे पहले R बराबर जब मैंने निकाला तो 48 ओम निकला। अब मैं इसकी धारा निकालता हूँ। तो जब आप इसकी धारा निकालोगे तो धारा आपकी निकल के आ जाएगी I बराबर V बाई R फार्मूले से I बराबर 4.8 लगभग एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हमने क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर सॉल्व किया और मेक श्योर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज के इस क्वेश्चन पेपर को जो मैंने आपको सॉल्व कराया बहुत अच्छे से मैंने आपको चीज़ें कराई हैं। साथ ही साथ पूरा पेपर में जो कॉपी कैसे लिखना है उसको भी मैंने आपको बताया है। और इस क्वेश्चन पेपर के हर एक टाइप के क्वेश्चंस, चाहे वो फिजिक्स के हों, बायोलॉजी के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, हर एक चीज़ मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताई। अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द हम अपने इस चैनल पर 1 लाख की यानी कि 1 लाख फैमिली कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करना, थोड़ा सा चैनल को शेयर करते रहना और जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आप लोग अपनी तैयारी को करते रहना और हमारे इस चैनल के साथ भैया जुड़े ज़रूर रहना। देखिए